हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सबका पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रवीण एजुकेशन सेंटर में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हमारे कक्षा 10वीं विज्ञान का जो हमारा अध्याय 6 है, विद्युत धारा एवं परिपथ का बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इन्हीं को यानी कि यही से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। वो टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है ना, वो दो तरह से होता है। ठीक है, पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, दोनों को समझने से पहले ये जान लो कि प्रतिरोधों का संयोजन जो है वह होता क्या है। ठीक है, तो देखो, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है, तब प्रतिरोधों को परिपथ में निम्न दो प्रकार से संयोजित किया जाता है ना। इसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोधों का संयोजन बोलते हैं। यानी कि कोई भी क्या रहता है, विद्युत परिपथ रहता है ना, जैसे कि यहाँ पर आप लोग विद्युत परिपथ देख रहे हो। ठीक है, इसमें विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, यानी धारा को क्या करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है। तब प्रतिरोधों को परिपथ में निम्न दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे आप इसको बोल सकते हो कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए एक से अधिक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया जाता है तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है जी दो प्रकार से होता है। एक होता है पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो होता क्या है। ठीक है, यानी कि आज की इस क्लास में मैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसके आंसर को आपको किस प्रकार से लिखना रहेगा, उसको मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर आपको अगले वीडियो में आपको समांतर क्रम संयोजन को बहुत अच्छे से डिटेल से समझा दिया जाएगा, जिस प्रकार से आज हम श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ने वाले हैं उसी प्रकार से। ठीक है, तो चलो यार, बिना किसी देरी के अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं और हमारा टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानो कि जो है श्रेणी क्रम संयोजन जो है वह होता क्या है। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को ये जो डायग्राम है ना आप लोग का श्रेणी क्रम संयोजन का, इसे आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना है, प्रैक्टिस करके रखना है किस प्रकार से जो हमारा डायग्राम है वो बनता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर जो भी इसके जो थ्योरी है ना श्रेणी क्रम संयोजन से रिलेटेड, उसको यहाँ पर आप लोग आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम लोग डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इससे संबंधित थ्योरी को देखेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको जो है यानी कि इससे संबंधित जो तुल्य प्रतिरोध होता है जी, यानी कि जो आर का मान रहता है यहाँ से निकालना होता है ना, तो जो सूत्र है वो किस प्रकार से निकालेंगे उसको हम लोग अभी देखेंगे आगे। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए ना कि श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो होता क्या है ना। तो देखो, सबसे पहले देखो, ये जो क्या है, एक विद्युत परिपथ है जिसमें जो प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं ना। श्रेणी क्रम से तात्पर्य है यार कि एक ही लाइन में यानी कि एक ही सीरीज में जुड़ा हो, उसे क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, और देखो, ये जो R1 जो प्रतिरोध है ना, इसके सिरे पर V1 विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ऐसे आपको चित्र में दिखाना है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, है ना। फिर R2 प्रतिरोध में V2 विभवांतर उत्पन्न होता है और इसी प्रकार से R3 जो प्रतिरोध है ना, उसमें जो है V3 जो है विभवांतर उत्पन्न होता है ना। हम लोग इसे आवश्यकता के अनुसार प्रतिरोध की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 3 ही प्रतिरोध लिए हैं ना, उस प्रकार से इधर आगे 4 5 6 ऐसे करके हम लोग इधर और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो जो है किस क्रम में होना चाहिए, श्रेणी क्रम में होना चाहिए, यानी कि एक ही सीरीज में होना चाहिए। हम इसके जो है इसके जो संख्या को हम लोग बढ़ा सकते हैं ना, 3 4 5 6 7 ऐसे हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पर होता क्या है, ये जो जैसे कि R1 प्रतिरोध है ना, ठीक है, ये जो R1 प्रतिरोध है, इसके जो ये जो प्लस वाला पॉइंट रहता है, यानी जितने भी आप लोग प्रतिरोध देख रहे हो है ना, इसमें क्या हो रहा है, विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसमें जितने भी प्लस वाले जो साइड है ना, जैसे कि धन आवेश का चिन्ह जिस पक्ष में है उसे बोलते हैं बायां भाग, है ना, बायां भाग, और जो ऋणात्मक भाग रहता है उसको बोलते हैं दायां भाग, है ना। जैसे कि ये जो क्या R1 प्रतिरोध है, इसका जो है ये वाला जो सिरा है, ये क्या हो जाएगा, आपका बायां भाग हो जाएगा, और ये वाला जो सिरा क्या है, दायां भाग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो R2 है ना, R2 प्रतिरोध है, इसका बायां भाग कौन सा है, ये वाला पॉइंट है बायां भाग,
और ये वाला जो भाग है कौन सा भाग है, दायां भाग है ना। इसी प्रकार से जो R3 हमारा जो प्रतिरोध है इसका जो बायां भाग है वो ये साइड है, ठीक है, और जो दायां भाग है वो इस साइड है, ठीक है। अब देखो यहाँ से थ्योरी किस प्रकार से बनता है ना, तो यहाँ पास होता क्या है कि यहाँ पास बोला है, चलो इसी को मैं पढ़ देता हूँ, चलो यहाँ पास आपको पहले समझा ही देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें होता क्या है यार कि पहले प्रतिरोध की, ठीक है, पहले प्रतिरोध का ये जो क्या है पहला प्रतिरोध है, इसको दूसरा सिरा कौन है, ये है ना। तो पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ठीक है, तथा दूसरे सिरा का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा क्या होता है, इसमें आपस में क्या होता है, जुड़े रहते हैं, है ना। तो इसी को यहाँ पर बोला यार कि जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है ना, यानी ये जो क्या है, ये पहला प्रतिरोध है, ये इसका दूसरा सिरा है ना। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं ना, यानी कि जो ये क्या है दूसरा प्रतिरोध है, इसके पहले सिरे से क्या कर दिए हम लोग यहाँ पर इसको जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ दिए, ठीक है। और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, यानी कि जो क्या है दूसरा प्रतिरोध है, ये इसका दूसरा सिरा है ना। तो दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, ये क्या हमारा तीसरा प्रतिरोध है और ये क्या है इसका पहला सिरा है ना। तो दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा को हम तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जुड़ा हुआ है ना, ठीक है, क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही संयोजन को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। यहाँ बस क्लियर है ना कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो पहले प्रतिरोध के दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जब हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, उसी प्रकार से जब हम लोग दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को आपस में जोड़ देते हैं, है ना, तो ऐसे ही संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। ये जो इस क्रम को हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है ना। इसे हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रतिरोध की संख्या को हम लोग 4, 5, 6, 7 करके हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार पहले प्रतिरोध के पहले सिरे एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य आवश्यकता अनुसार सेल स्विच एवं धारामापी जोड़ देते हैं, है ना। ये क्या पहले प्रतिरोध के क्या है पहला सिरा है ये वाला, ठीक है, और तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये है ना। तो इसके मध्य हम लोग आवश्यकता अनुसार, ठीक है, सेल, ठीक है, अमीटर, धारामापी, ये सब हम लोग क्या कर देते हैं, यानी कि स्विच, ठीक है, स्विच, अमीटर, चाहे तो हम लोग धारामापी यानी कि वोल्ट मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी, ये सब हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना। इसी को क्या बस बोला है कि इस प्रकार पहले प्रतिरोध के पहले सिरा एवं अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य आवश्यकता अनुसार सेल स्विच एवं धारामापी जोड़ देते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम चलो आगे इधर, ये जो हमारे जो तुल्य प्रतिरोध है या परिणामी प्रतिरोध है, यानी कि R का मान किस प्रकार से निकालते हैं उसको अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले जान लो कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से यार आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि पूछ देता है कि श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, एवं इस क्रम से जुड़े चालकों में कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी कुल प्रतिरोध बोलते हैं यानी टोटल प्रतिरोध, जैसे कि यहाँ पास R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध जुड़ा रहेगा ना। तो यहाँ पास कुल प्रतिरोध यानी टोटल प्रतिरोध को यहाँ पास निकालने के लिए बोलता है, यानी कि R के मान को निकालने के लिए बोलता है जी। और यह बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इस बार भी आपके 2026 में पूछा जा सकता है, ठीक है। यदि 26 में नहीं आएगा 27 में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपके जो है समांतर क्रम संयोजन से आ जाएगा, ठीक है। यदि वहाँ से भी नहीं आता है तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, जो कि है ओम लॉ, है ना, यानी ओम का नियम, ठीक है। और वी और आई के मध्य जो ग्राफ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस चैप्टर से, है ना। यहाँ से मैं तो तीन ही टॉपिक को यहाँ से महत्वपूर्ण मानता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। अभी और मैं जैसे ही हमारा जो पूरा टॉपिक समाप्त हो जाता है उसके बाद आप लोग को और अच्छे से बता दिया जाएगा कि क्या क्या को, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स को यहाँ से पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना। क्योंकि हमारे पास समय कम है तो समय को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही उठाते जाएंगे, ठीक है, क्लियर कराते जाएंगे, ठीक है। और आपको अभ्यास के प्रश्न को जब कराऊंगा ना तो वहाँ पास भी आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से समझा दूंगा जितने भी क्वेश्चन है उसको, और वहाँ पास ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको मेन फोकस करके चलना है। बाकी आप लोग को अपने नॉलेज के लिए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है भाई, है ना। तो चलो यहाँ से आपको आइडिया लगा ना कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, कि पूछ देता है यार कि श्रेणी क्रम में जुड़े चालकों से आप क्या समझते हैं, है ना, एवं इस क्रम से जुड़े चालकों की
चालकों की परिणामी प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध की क्या करो गणना कीजिए, ऐसे करके पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी को भी हम लोग यानी कि जो टोटल आर का मान रहता है ना, यानी परिणामी प्रतिरोध रहता है। ठीक है, परिणामी प्रतिरोध यानी कि आर जो रहता है इसका मान हमें निकालना रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं अपना अगला स्लाइड ओपन कर दिया हूँ। यहाँ से आप लोगों का जो पूरा जो हमारा जो परिणामी जो प्रतिरोध है यहाँ से आपको सिद्ध होगा। किस प्रकार से होगा अभी हम लोग देखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो किस प्रकार से आपको लिखना रहेगा उसके लिए आपके माइंड में सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है ना। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो याद कर लेना ना, हालांकि हम लोग इसको तो निकालेंगे किस प्रकार से जो है हमारे परिणामी प्रतिरोध का जो सूत्र है वो R1 + R2 + R3 होता है, इसे तभी हम लोग इधर निकालेंगे, है ना। इसी को तो आपको सिद्ध करने के लिए बोलते हैं ना आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको खैर आपको इसको अच्छे से बता दूंगा, है ना, उसका टेंशन ना लो। उससे पहले आप लोग ये जो सूत्र है इसको आप लोग ध्यान में पहले से ही रखे रहना, है ना, कि जो है श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी जो प्रतिरोध रहता है ना, उसका जो मान रहता है वो R = R1 + R2 + R3 होता है। तभी तो आप लोग को पता चलेगा ना कि हमें क्या सिद्ध करना है ना। ठीक, वेरी गुड। अब चलो, अब हम इधर जो है इसको अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखो, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना रहेगा, डायग्राम को बनाना रहेगा। ठीक है, डायग्राम को बना देना और इतना को आप लोग लिख देना यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम ईजी है जो भी लाइनें हैं, है ना। जो डायग्राम है इसमें जो संयोजन किस प्रकार से हुआ है उसको आप लोग पहले लिखना। जो आपका क्वेश्चन है ना कि श्रेणी क्रम से जुड़े चालकों से आप क्या समझते हैं, है ना, एवं इस क्रम से जुड़े चालकों के बीच परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध की सूत्र की स्थापना की, जैसे करके यदि पूछा जाता है तो सबसे पहले आप लोग शुरुआत यहीं से करना भाई। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को डायग्राम को बनाना रहेगा साइड में, फिर आप लोग एक्सप्लेन कर देना कि जो है श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो होता क्या है ना, तो उसमें जो है किस प्रकार से संयोजन हुआ है इसको आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना, है ना। ईजी चीज़ है, आप लोग लिखोगे तो थोड़ा सा यहाँ से पूरा नंबर आपको मिलेगा, डिटेल होना चाहिए, है ना, अपने आंसर में। तो यहाँ तक अब लिखना। फिर यहाँ पर हम लोग जो है इसके जो है परिणामी प्रतिरोध के लिए सूत्र की गणना करके यहाँ पर हेडिंग डाल देना, है ना, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना करके यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल के यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या करोगे, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो डायग्राम में हुआ है उसी को यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चित्रानुसार जो भी चित्र में हुआ रहता है ना, देखो साइंस में जो है ना डायग्राम बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रहता है इसका। चित्र आपको मालूम है तो आप इसके आधा से अधिक आंसर्स को आप खुद से अपने भाषा में आप उसको लिख सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पर बोला है जी कि चित्रानुसार 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 किस क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना, कि R1, R2 एवं R3 कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीनों प्रतिरोधों में समान मान में धारा यानी कि I प्रवाहित हो रही है ना, जैसे कि क्या है, बैटरी है, यहाँ से जब क्या है करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है, सभी जो प्रतिरोध है एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में, तो सभी में समान मात्रा में धारा जाएगा ना, तो सभी मात्रा में क्या हो रहा है, धारा का मान प्रवाहित हो रहा है। तो इसी को जी यहाँ पर बोला है कि तीनों प्रतिरोध में समान मान में धारा यानी कि I प्रवाहित हो रही है। ठीक है, इन तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। ठीक है, यानी जो तीनों प्रतिरोध है R1, R2, R3, इसके सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर है वह क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लोगे ना। ठीक है, थ्योरी है जो आपके जो डायग्राम में जो दिखाया गया ना उसको यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना रहेगा। ठीक है, कि चित्र अनुसार कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तीनों प्रतिरोध में समान मात्रा में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है भाई। ठीक है, ये जो धारा I है समान मात्रा में तीनों प्रतिरोध में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, और तीनों प्रतिरोधों के सिरों पे उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 एवं V3 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि अब आगे क्या करें, है ना, तो आपको जस्ट अगले स्टेप में क्या करना है, ओम के नियम को यहाँ पर आपको अप्लाई करना है भाई। ठीक है, यानी कि ओम के नियम को आपके ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा यहाँ पर, उसको मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर जो है चित्रानुसार जो आपको क्या क्या बताया उसको आप लोग यहाँ पर लिख लोगे ना। ठीक है, फिर अगले स्टेप में आपको ओम के नियम के अनुसार, ठीक है, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको शुरुआती पॉइंट है, इसको यदि आप लोग भूलते हैं तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि हमें क्या लिखना है, कैसे कैसे क्या चीज़ करना है ना, आपके माइंड में वो चीज़ आएगा नहीं, है ना। ये जो ओम के नियम जो है इसका शुरुआत आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन में भी करोगे, समांतर क्रम संयोजन में भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला स्टेप तो आप यहाँ पर आपको चित्रानुसार जो भी चीज़ दिया है उसको आपको एक्सप्लेन करना रहेगा।
ठीक है। फिर सेकंड में आपको ओम के नियम के अनुसार यानी कि V बराबर V इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना। ओम के नियम यही होता है ना, V बराबर आई इंटू आर। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो जो मान दिया है जैसे कि R1 R2 R3 है ना, V1 V2 V3, इसके अकॉर्डिंग जो है V बराबर आई इंटू आर है ना, इसमें आपको क्या रखना है, मान रखना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर ओम के नियम क्या कहते हैं, V बराबर आई इंटू आर है ना, यानी कि I गुणा R है। ठीक है। यहाँ पर सब लोग देखोगे यार कि जो हमारा श्रेणी संयोजन है इसमें जो है सभी अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग विभवांतर यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है ना, V1 V2 V3। तो यहाँ पर आपको जो है V1 V2 V3 का मान यहाँ पर निकालना है, जैसे कि ओम के नियम V बराबर आई आर है ना, उसी प्रकार से V1 V2 V3 के मान आपको यहाँ पर निकालना रहेगा। ठीक है। अब देखो तो इसके अकॉर्डिंग ओम के नियम के अनुसार क्या होगा, तो V1 बराबर आई इंटू R1 हो जाएगा। ठीक है। R1 यानी कि जो है V1 विभवांतर R1 में R1 प्रतिरोध में हो रहा है ना, तो इसी प्रकार से जो है हमारा ओम के नियम है V बराबर आई आर, इसके अकॉर्डिंग V1 बराबर आई इंटू R1। ठीक है। V2 बराबर आई इंटू R2 और V3 बराबर आई इंटू R3 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सब लोग सभी में देखो, इसमें V1 है, इसमें R1 है, ठीक है, इसमें V2 है, इसमें R2 है, V3 है और R3 है ना। इसमें आई बस क्यों लिखा है, यानी कि जो धारा है उसको जो है केवल आई बस क्यों लिखा है, ऐसे आपके मन में भी कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हमने यहाँ पर देखा ना कि जो है सभी प्रतिरोधों में जो सभी प्रतिरोध है इसमें क्या हो रही है, समान मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है ना, समान मात्रा में धारा यानी कि आई प्रवाहित हो रही है, तो सभी में समान मात्रा में हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है ओम के नियम के अकॉर्डिंग आई में कोई चेंजेस हमने नहीं किया, उसको आई को आई ही रखा। ठीक है। V को हमने V1 V2 V3 में यहाँ पर डिनोट किया और R को R1 R2 एवं R3 में। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पर हमें अलग अलग 1 2 3 यहाँ पर हमें विभवांतर यहाँ पर देखने को मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगले स्टेप में जो टोटल विभवांतर को यहाँ पर आपको बताना रहेगा। ठीक है। तो माना x और y बिंदुओं के बीच कुल विभवांतर V है ना, यहाँ पर हमने V1 V2 V3 अलग अलग यहाँ पर विभवांतरों के देखा, तो टोटल विभवांतर यहाँ पर निकालेंगे तो हम उसको V मानेंगे। ठीक है। तो टोटल विभवांतर V हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, तीनों जो विभवांतर इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर V1 V2 V3 का जो मान हमने यहाँ पर देखे हैं उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर V के बराबर में यहाँ पर लिख देंगे, तो V बराबर I इंटू R1 जो कि V1 का मान है ना, V1 का मान I इंटू R1 है ना, तो I इंटू R1 हो जाएगा प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 हो जाएगा। ठीक, इसे आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको मान देना है। ठीक है। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो है टोटल विभवांतर को हमने निकाला, क्या प्राप्त हुआ, V बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें अगले स्टेप में क्या करना रहेगा, अब यहाँ पर हमें एक्चुअल में जो हमारा ओम का नियम है उसे हमें समीकरण नंबर 2 मानना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना रहेगा कि माना x और y बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध R है ना, यानी कि x और y के बीच जो तुल्य प्रतिरोध यानी कि जो टोटल जो प्रतिरोध है, यानी कि ये जो हमारा x है और y है इसके बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है ना, R का ही मान हमें निकालना है ना, तो R है तो V बराबर आई आर, यानी जो हमारा ओम के नियम है ना, यहाँ पर ओम के नियमानुसार करके आप लोग इधर लिख देना। ठीक है। शुरू में ही ठीक है, हमने क्या किया, शुरू में ओम के नियम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो जितने भी V1 R1 ठीक है V2 R2 ये सब दिए उसके हमने यहाँ पर क्या किया, इसको अरेंज किए हैं ना, केवल इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पर मान है यहाँ पर धारा का सॉरी प्रतिरोध का विभवांतर का, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर फिल किया। यहाँ पर हमें अगले स्टेप में समीकरण नंबर 1 के बाद आपको जो ओम का नियम है उसको डायरेक्ट समीकरण नंबर 2 आपको मानना है। तो समीकरण नंबर 2 में क्या हो जाता है, V बराबर आई इंटू आर। ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे यार कि समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 में जो आपका लेफ्ट साइड जो देख रहे हो, बाएं पक्ष जो देख रहे हो V और V है ना, तो V और V बराबर है, यानी बाएं पक्ष बराबर है तो आपका दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 की तुलना करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड इसका बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आई आर बराबर, ठीक है, आई आर बराबर हम इसको बराबर हम इसको लिख सकते हैं ना, आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3, तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है आई आर बराबर आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। ठीक है। अब देखो यार ये जो पहले स्टेप में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर सब लोग देख पा रहे होंगे यार, है ना, ये जो आई आर बराबर
आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3 है ना। अब आप देखो तीनों में जो है क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है बताओ। इस तीनों में आई आई कॉमन है ना, ठीक है, तीनों में क्या आई आई कॉमन है। हम लोग क्या करेंगे, आई को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। तीनों में से आई को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है ना, कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट अपने को लगाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से यहाँ पर जो है इक्वेशन प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो आई है, ये जो आई है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटेगा कैसा, ये ऐसे कट जाएगा, क्योंकि देखो ये जो आई और ये जो R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट लगे थे, ये गुणा में है ना। तो इसको हम लोग आई जो है इसके साइड में क्या है, गुणा में है, इसको हम लोग यदि इस पक्ष में भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। ये किस प्रकार से दिखाई देगा, आई R बटे आई बराबर में इधर दिखेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, दिखेगा ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आई और आई यहाँ से कट जाएगा, तो इसी को मैं यहाँ पर डायरेक्ट घटा रहा हूँ, ये आई और ये वाला आई कट गया। बचा क्या यहाँ पर, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। यही जो है आपके जो है श्रेणी क्रम संयोजन का क्या सूत्र है, यानी कि परिणामी जो सूत्र है प्रतिरोध का, है ना, यानी तुल्य प्रतिरोध का सूत्र है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। उम्मीद करूँगी यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यार सीधा सीधा, थोड़ा सा यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देना जैसे हमारा सूत्र का स्थापना हो जाती है। उसके बाद यही प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। अतः स्पष्ट होता है कि 3 या अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर होता है ना। यहाँ पर बोला ना कि यहाँ पर जो है यदि 3 या अधिक प्रतिरोध क्या है, कौन से क्रम में जुड़ा हो, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध जो R है ना, तुल्य प्रतिरोध R है, तो उन जो प्रतिरोध रहते हैं ना, जो प्रतिरोध रहता है यानी जो तीनों जो प्रतिरोध रहते हैं उसके जो क्या होता है, योग के बराबर होते हैं। देख रहे हो तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, ये जो R1 R2 R3 है उसके क्या है, योग के बराबर है ना। तो इसी को यहाँ बस बताया गया है, ठीक है। तो समझ में आया ना यहाँ बस कि किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ बस थोड़ा सा आपको और यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि किस प्रकार से आपको याद रखना है। आपको यहाँ पर 3-4 चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो आप लोग को डायग्राम बनाना है ना। तो पहले स्टेप में आप लोग डायग्राम को बना के थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देना कि चित्र में क्या क्या हुआ है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं यहाँ पर बता देना, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल सकते हो कि जो है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध की स्थापना, है ना। ऐसे करके यहाँ पर हेडिंग डाल के यहाँ पर अगले स्टेप को लिखना, ठीक है। डायग्राम तो फिर ऊपर में बन जाया रहेगा, ठीक है। इधर आप लोग बना लिए रहोगे तो दोबारा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही डायग्राम में काम चल जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर जो है चित्र अनुसार क्या क्या चीज़ें हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना रहता है सभी चीज़ में, हाँ। साइंस में ऐसा ही होता है, जो भी डायग्राम रहता है उसको चित्र अनुसार क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाएगा उसको आपको पहले बताना रहता है ना। तो चित्रानुसार 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 जो भी चीज़ दी है इसको आपको यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू R है ना। तो यहाँ पर आपको देखना है यहाँ पर जो हमारे चित्र है उसमें जो है V जो है किस रूप में यहाँ पर दिखाया गया है ना। तो यहाँ पर जो है जैसे कि R जो है R1 R2 R3 में है ना, तो इसी प्रकार जो V है V1 V2 V3 में है। तो ओम के नियम के अनुसार आपको इसी फॉर्मेट में V1 V2 V3 को यहाँ पर आपको अरेंज करके रख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर टोटल यहाँ पर क्या कर देना है, आपको टोटल विभवांतर को निकाल देना है, ठीक है। फिर उसे जो भी आएगा टोटल जो विभवांतर उसको आपको इक्वेशन 1 मानना है, समीकरण नंबर 1 मानना है। फिर अगले स्टेप में आपको जो है जो हमारा ओम के नियम है उसको एज इट इज आपको लिखना है। देखो यहाँ पर ओम के नियम में होगा क्या, हमने यहाँ पर जो टोटल विभवांतर यानी V का मान निकाला है ना, V का मान निकाला है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ओम के नियम में V इक्वल टू आई आर है ना, ओम के नियम बराबर V इंटू आई आर हो, तो इसको हमने यहाँ पर एज इट इज लिखा है। अब जब समांतर क्रम संयोजन को जब आप लोग पढ़ोगे है ना, तो यहाँ पर जो V आप देख रहे हो ना, V वापस आपको I1 I2 I3 आपको देखने को मिलेगा किसमें, समांतर क्रम संयोजन में, है ना। तब यहाँ पर ओम के नियम के अकॉर्डिंग V बराबर आई आर आपको नहीं रखना है, ठीक है। इसी सूत्र से आपको जो है I का मान निकाल सकते हो, तो I बराबर V बटे R हो जाएगा ना। तो V बटे R करके यहाँ पर समीकरण नंबर 2 आपको मानना रहेगा, ठीक है। फिर आपको समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 की तुलना करना है ना, जो भी चीज़ें कटेगा उसको आपको काट देना है, फिर आपको जो सूत्र यहाँ पर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा यार आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में मैं आपको समांतर क्रम संयोजन को बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।